मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ जंग अब भी जारी है, लेकिन हम सबकी भी तो जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें, और सबसे अहम ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज 18 ने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबका सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है मुंबई के कुर्ला इलाके से, जहां का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को बीच सड़क पर बिठाकर उस पर कचरा डाला गया है। ये वीडियो कल का है, जहां पर सड़क पर कचरे और पानी की वजह से लोगों को दिक्कत हुई, और जब ठेकेदार पर कचरा डाला जा रहा था तो खास बात यह कि उस वक्त वहां शिवसेना विधायक दिलीप लांडे भी मौजूद थे। 12 जून का यह वीडियो। जब लोगों ने गुस्से का इजहार कुछ इस तरह से किया है। बीच सड़क पर उस कॉन्ट्रैक्टर को बिठाया गया जिसे इस पूरे इलाके में नालों की सफाई का ठेका दिया गया था, लेकिन बारिश में जिस तरह से लगातार जल जमाव की स्थिति कई इलाकों में मुंबई और आसपास में देखने को मिली है, लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह से बाहर आया। दिवाकर सिंह हमसे सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त मुंबई से। दिवाकर, क्या पूरी जानकारी इस पूरे मामले में? प्रशांत, देखिए, इस इलाके में हर साल जो है पानी भरता है और इस साल भी लगातार बारिश हो रही थी, जिसके चलते जो सड़क है उस पर काफी जल जमाव देखने को मिला था। इलाके के लोगों ने जो लोकल विधायक हैं दिलीप लांडे से इनकी शिकायत की। इसके बाद दिलीप लांडे ने जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जिसको बीएमसी की तरफ से उस इलाके की नाला सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और जब शिवसेना के कार्यकर्ता जो है उस नाले में घुसकर कचरा निकाल रहे थे, उससे ये पता चल रहा था कि नाले की सफाई कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से नहीं की गई थी और जिस तरह से की जानी चाहिए। इसी को लेकर दिलीप लांडे ने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और उसको न सिर्फ जो है कचरे के ढेर पर बिठाया, बल्कि जो कचरा उस नाले से निकाला जा रहा था उससे बाकायदा नहलाया भी। दूसरी अहम चीज ये प्रशांत इस पूरे मामले में कि दिलीप लांडे जो लोकल विधायक हैं और शिवसेना के विधायक हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का जो ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो है कचरा डाला गया है और साफ तौर पर कई सारे सवाल खड़े करता है। सवाल ये पहला कि बीएमसी लगातार ये दावा कर रही थी कि उन्होंने जो कचरा है वो तमाम जो कचरा है वो उससे साफ कर लिया गया है, उसकी पूरी तैयारी है, लेकिन जिस तरह से उस नाले से कचरा निकल रहा था ये बताता है कि नाले की सफाई ढंग से नहीं की गई है और करीब 100 करोड़ के आसपास जो है खर्च करने की बात नाला सफाई पर की गई थी बीएमसी की तरफ से। बीएमसी वो महानगर पालिका है जिसमें शिवसेना की सत्ता है और नाला सफाई को लेकर महाराष्ट्र सरकार में जो उसकी सहयोगी है कांग्रेस, वो भी लगातार भ्रष्टाचार का आरोप शिवसेना पर लगाती रही है। बीजेपी तो विपक्ष में है लेकिन लगातार उसकी ही सहयोगी पार्टी जो है उस पर आरोप लगाती रही है। तो ऐसे में अब देखना अहम ये होगा कि इस पर मुंबई की मेयर का क्या रिस्पांस आता है या फिर मुंबई जो बीएमसी कमिश्नर है इकबाल चहल, उनका क्या रिस्पांस आता है, क्योंकि जिस तरह से दावे किए जा रहे थे उसकी पोल खुल गई है एक तो, और दूसरी बड़ी अहम चीज क्या कि 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए तो आखिर क्या वो सिर्फ कागजों पर खर्च हुए हैं? क्योंकि जिस तरह से 3 दिनों में मुंबई में हालात देखने को प्रशांत मिले हैं, खास तौर पर अभी मानसून की शुरुआत है, पूरा मानसून अभी बाकी है, 4 महीने मुंबई में बारिश होती है और इसी तरह से अगर हालात बने रहे तो फिर जाहिर है। दिवाकर, इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि अब इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद उस ठेकेदार की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए प्रशांत, ये कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जाता है वो खास तौर पर बीएमसी की तरफ से ही दिया जाता है, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर ने सफाई की या नहीं की इसका मुआयना करना, इसका जायजा लेना बीएमसी का काम है, जो लोकल वार्ड होता है उसका ये काम है। तो साफ तौर पर अब बीएमसी भी सवालों के घेरे में है कि आखिर जो पैसे खर्च किए गए, जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया गया, वो पैसा आखिर गया कहाँ? अगर नाले की सफाई ढंग से नहीं की गई तो बीएमसी को यह अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्टर दिवाकर कार्रवाई बने रहे हमारे साथ। दिलीप लांडे शिवसेना विधायक जो इस समय यहां मौजूद थे, वो इस वक्त हमसे सीधे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विधायक जी, जिस तरह से यह घटना सामने आई है, क्या इसे आप वाजिब मान रहे हैं और इसकी वजह क्या? 4-5 दिन से पूरा रास्ते पे पानी था और ठेकेदार को
जिनकी जिम्मेदारी है उनको बताया था, लेकिन कोई नहीं आ रहे। इसलिए वो ठेकेदार को बुला के उनको वस्तु स्थिति क्या है, लोगों को हालत क्या है वहां पे, वो दिखाया दिया। जी, लेकिन आखिर इस तरह का कदम उठाने की वजह क्या रही? कैसा है, ठेकेदार को अपनी जिम्मेदारी क्या है वो उनको मालूमात करना चाहिए ना। जी, लेकिन ये उचित तरीका अपनाया गया ऐसा आपको लग रहा है? तो उनकी जिम्मेदारी है, जिनको मालूम है कि ये अपना काम है, वो काम उन्हें करना चाहिए। जी, तो उनको बता दिया कि भाई यहाँ पे लोगों को तकलीफ है, ये काम आपको करना है, आप कर दीजिए। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए दिलीप लांडे, शिवसेना विधायक, इस घटना के वक्त जो वहां खुद मौजूद थे। लेकिन इस घटना पर बीजेपी नेता राम कदम का भी बयान सामने आया है। मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है। हर वर्ष नाले सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। कागज पर नाले की सफाई होती है, जमीनी हालात कुछ और है। इसका पूरी तरह से दायित्व शिवसेना का है। पर इनकी नौटंकी देखें, इनके नेता कॉन्ट्रैक्टर को सड़क पर पीट रहे हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मुंबई के कुर्ला इलाके का है, जहां पर कल इस इलाके में नाले सफाई का काम जिस ठेकेदार को दिया गया था उसे बीच सड़क पर बिठाया गया और उसके ऊपर कचरा डाला गया। और इस वक्त वहां शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे भी मौजूद थे। न्यूज़ 18 से उन्होंने कहा कि ऐसा करके ठेकेदार को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया गया है। लेकिन लोगों के गुस्से का इजहार कुछ इस तरह से तस्वीरों में सामने आया है। बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव और लोगों का यह मानना रहा कि नालों की ठीक तरह से साफ सफाई ना होने की वजह से भी जल जमाव की स्थिति दिखती है। उस ठेकेदार को बुलाकर बीच सड़क पर बिठाया गया और उस पर कचरा डाल दिया गया। दिवाकर, अब आगे की क्या कार्रवाई? देखिए, साफ तौर पर अब जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, वीडियो भी सामने आया है, तो बीएमसी इस मामले में जांच का आदेश दे सकती है। लेकिन साथ ही साथ जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसने ठीक से काम नहीं किया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन सबसे अहम चीज यही कि उस कॉन्ट्रैक्टर को कितने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, क्या नाला सफाई का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो कितने दिन पहले दिया गया था, क्या मानसून की तमाम तैयारियों को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन सवाल ये भी कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर ढंग से काम नहीं कर रहा है प्रशांत, उसको कॉन्ट्रैक्ट बीएमसी क्यों दे रही है? साफ तौर पर एक सवाल बड़ा बीएमसी पर भी है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो बीएमसी कमिश्नर हैं इकबाल सिंह चहल, जो लगातार ये कहते रहे हैं कि उनकी तैयारियां पूरी हैं मानसून को लेकर, लेकिन 3 दिनों में जो हालात देखने को मिले हैं ये इशारा इसी बात की तरफ करते हैं कि सफाई जो है वो सिर्फ कागजों पर हुई है। जमीनी हकीकत क्या है वो 3 दिनों में प्रशांत आपने देखा किस तरह से मुंबई जो है वो तुम्बई बन गई थी। तुम्बई का मतलब होता है कि मुंबई पूरी तरह से डूब गई थी। तो ये कहीं ना कहीं अब बीएमसी को भी जागना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा मानसून बाकी है। मुंबई में लगातार बारिश होती है 4 महीनों तक। तो ऐसे में ये हालात दोबारा पैदा ना हो, इसके लिए जरूर एक समीक्षा करने की जरूरत है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। जी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राजस्थान से जुड़ी हुई ये खबर। सचिन पायलट की इस पूरी मांग पर अभी भी कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पूरा है। हमारे सहयोगी नीरज कुमार की बेहद अहम खबर, सचिन पायलट की जो भी मांग है उस पर अभी सिर्फ विचार चल रहा है कांग्रेस के भीतर। उस पर कोई एक अंतिम फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। 6 से 7 मंत्री राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल में चाहते हैं सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के लिए, लेकिन पायलट की भूमिका क्या होगी कांग्रेस पार्टी में, यह आलाकमान को तय करना है। अभी तक वो तय नहीं हो पाया है कि आखिर किस फॉर्मूले पर मनाया जाएगा, क्योंकि खबरें हैं कि वो नाराज चल रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर दिल्ली में है सचिन पायलट, और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की नाराजगी उनके सामने आई है। इससे पहले बड़े पैमाने पर उनकी नाराजगी देखी गई। मान मनोबल के बाद फिर से वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर काम करने की बात कहते रहे, लेकिन अब जबकि 2 दिन के दौरे पर दिल्ली में है, माना जा रहा है कि अपने सहयोगी विधायकों के लिए वो मंत्री पद में कम से कम 7 पद चाहते हैं मंत्रिमंडल में। नीरज हमारे सहयोगी, नीरज,
किस तरह की मांग इनकी अब सामने आ रही है? देखिए, सचिन पायलट की मांग तो वही है जो पहले से रही है कि उनके जो करीबी विधायक है, हालांकि सचिन पायलट बार बार ये कहते रहे कि विधायक सभी कांग्रेस पार्टी के हैं, किसी एक नेता के पक्ष में नहीं है, लेकिन अपने करीबी विधायकों को चाहते हैं कि राजस्थान मंत्रिपरिषद में जगह दी जाए और मंत्रिपरिषद का विस्तार जल्द से जल्द हो, क्योंकि 10 महीने हो गए हैं जब अंतिम बार उन्होंने एक नया रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की थी। 18 जो अशोक गहलोत की मजबूरी है और चुनौती ये है कि 18 ऐसे विधायक हैं उनके पास जो कि निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उनकी आकांक्षाओं को भी पूरा करना है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ विधायक ऐसे हैं जो 6 से 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, उनकी भी उम्मीदें रहती है कि मंत्रिपरिषद में जगह मिले, तो 9 में से उनको भी अकोमोडेट करना होगा। इसके अलावा सचिन पायलट चाहते हैं कि 9 में से 6 से 7 विधायक इनके मंत्री बने, तो पार्टी आला कमान, पार्टी का जो एआईसीसी है वो इस कोशिश में है कि तमाम लोगों को जगह देने की कोशिश की जाए और फार्मूले पर बातचीत चल रही है। अब तक अंतिम फार्मूला तय नहीं हुआ है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। सचिन पायलट की भूमिका को लेकर जब हमने पूछा अपने सूत्र से, तो उनका साफ कहना था कि सचिन पायलट की पार्टी में क्या भूमिका होगी आने वाले वक्त में यह पार्टी आला कमान तय करेगा, लेकिन जहां तक मंत्रिमंडल की बात है उस पर अशोक गहलोत, यहाँ पार्टी महासचिव अजय माकन और लगातार अजय माकन जो है वो सचिन पायलट से संपर्क में हैं, तो देखना होगा किस फॉर्मूले पर बातचीत होती है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द मसले का समाधान हो, और जो सचिन पायलट की तरफ से एक प्रेशर टैक्टिक्स कह सकते हैं, हालांकि सचिन पायलट अभी बीजेपी के संपर्क में नहीं है, लेकिन एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे भी देखा जा सकता है कि सरकार पे यानी राजस्थान सरकार पे दबाव बनाया जाए ताकि मंत्रिमंडल में फेरबदल। भवानी सिंह हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, आखिर अंतिम फॉर्मूला तय क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, इस पूरे मामले में 2 पेच है। एक तो ये है कि अशोक गहलोत ने ये कहा है कि सचिन पायलट समर्थक विधायक है, उनमें से लिस्ट सचिन पायलट नहीं देंगे, वो सचिन पायलट के जो लोग हैं उनमें से वो तय करेंगे। ये अधिकार उनका है कि वो मंत्री किसको बनाए, उसमें से कोई भी नाम हो सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट ग्रुप के लोग हैं वो होंगे। एक दूसरा, अशोक गहलोत 3 से ज्यादा मंत्री बनाने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि 3 मंत्री हटे थे जब सचिन पायलट ने बगावत की, तो 3 उनके कोटे के हटे थे। 6 मंत्री ऑलरेडी उनके पहले से 6 थे, जिसमें से 3 अशोक गहलोत के साथ चले गए और 3 ने पार्टी छोड़ दी। अब सचिन पायलट का ये कहना है कि क्योंकि जिन लोगों ने 3 उनके साथ नहीं रहे वो अशोक गहलोत के साथ चले गए, इसलिए वो अपने कोटे के नहीं मानते। इसलिए उनका दावा ये बनता है कि 3 नए मंत्री पूरे के पूरे 6 लिए जाए और उनके नाम के जो वो रिकमेंड कर रहे हैं वो लिए जाए। अशोक गहलोत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मात्र 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं, वो भी केवल वो तय करेंगे कि सचिन पायलट के लोगों में से कौन मंत्री होंगे। ये मुख्यमंत्री के नाते उनका विशेषाधिकार है जी। और जो समझौता है वो 4 से 5 के बीच में हो सकता है। 1-2 मंत्री शायद हो सकता है बढ़ाए, सचिन पायलट उसके लिए तैयार हो सकते हैं, बड़ा मसला नहीं है। लेकिन पैच सबसे बड़ा हुआ है कि अशोक गहलोत अपनी पसंद से बनाना चाहते हैं और उन मंत्रियों को मानने को तैयार नहीं है जो सचिन पायलट के कोटे से पहले 3 मंत्री हैं, जिनको सचिन पायलट मानने अब अपने कोटे में मानने को तैयार नहीं है। जबकि अशोक गहलोत कह रहे हैं वो आप ही के कोटे के हैं। पिछली बार जब सरकार बनाई थी तब आपने नाम दिए थे 6 मंत्रियों के। तो लेकिन इसके साथ ही राजस्थान से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने यह दावा किया है कि कई कांग्रेस विधायकों के फोन राजस्थान में सरकार की ओर से टैप किए जा रहे हैं और उन विधायकों से सोलंकी की बातचीत भी हुई है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी कर दी गई है, जिस पर बीजेपी का भी बयान अब सामने आया है। हमारे साथ में वेद प्रकाश सोलंकी है, कांग्रेस विधायक। वेद प्रकाश जी, ये जो शिकायतें आ रही है विधायकों से, क्या उनके फ़ोन टेप किए जा रहे हैं? देखिए, मेरा फ़ोन टेप होने की मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। कई लोगों ने कहा है, ज़रूर विधायकों ने, कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं। कई विधायकों ने कहा भी है। अब उनके पास में कौन सा ऐप है जिसे पता लग रहा है कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं? उन्होंने मेरा फ़ोन भी चेक किया, बोल नहीं आपका तो नहीं हो रहा। तो कौन सा फ़ोन का ऐप है जिसे पता लगता है कि भाई उनका फ़ोन टेप हो रहा है? कई लोगों ने कहा भी है इस बात की जानकारी, फ़ोन टेपिंग तो नहीं, लेकिन अधिकारियों की बात ज़रूर मुख्यमंत्री तक पहुँचाई है कि हमारे अधिकारी ऐसे कह रहे हैं कि ऊपर से अधिकारियों द्वारा ऐसा मैसेज है कि ऐसा हो सकता है, उनकी जांच हो सकती है या ईसीडी पकड़ सकती है, ऐसा कुछ भय दिखाया गया। विधायकों को डराया जा रहा है एक तरह से कि जानकारियों के अधिकारियों के मार्फत कोई चीज़ बात चली है या अधिकारियों को डराया गया है
जिससे विधायकों को कहा है अधिकारियों ने, नीचे खुद के स्तर के तहसीलदार एसडीएम ने, कि ऐसा कहा गया है इसलिए मेरे को यहाँ पे नौकरी करने में दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ विधायकों ने कहा है। और ये विधायकों ने एक दो ने मुख्यमंत्री तक जानकारी में ये चीज़ें लेके भी आए हैं। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अपनी सरकार के खिलाफ विधायक शिकायत कर रहे हैं फोन टैपिंग का, किस तरह का हल और समाधान? और ये वही विधायक है जो सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं और हैं भी उनके करीबी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत सरकार की तरफ से इस पूरे मसले पर अब तक कोई बयान नहीं आया है या उनके किसी मंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना होगा कि इस मसले को कैसे सुलझाते हैं। देखिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का अभी कोई बहुत मायने नहीं है, क्योंकि आरोप तो लगेंगे, दबाव बनाने की कोशिश होगी जो सचिन पायलट के करीबी विधायक हैं अशोक गहलोत सरकार पे, कि ताकि जल्दी से मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाए। लेकिन सचिन पायलट इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के संपर्क में नहीं है, क्योंकि जितिन प्रसाद के बाद ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि क्या सचिन पायलट भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और ये स्पेकुलेशन तब से है जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। और उसके बाद आपको याद होगा कि आज से 10 महीने पहले जब सचिन पायलट ने कोशिश की थी कि अपने विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाया जाए और अशोक गहलोत की सरकार मुश्किल में पड़ गई थी, लेकिन तब अपनी मुहिम में कामयाब नहीं हो पाए थे सचिन पायलट। और अब वो पूरी तरह से कांग्रेस के पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई संपर्क नहीं है, जो हमें सूत्रों ने जानकारी दी है। लेकिन हाँ, उनकी ये मांग जरूर है कि अपने विधायकों को राजस्थान सरकार में एक उचित पद दिलवाया जाए, मान सम्मान दिलवाया जाए, और फिर आगे जो भी उनकी भूमिका होगी वो पार्टी आलाकमान तय करेगा। अब लेकिन कांग्रेस के इस भीतर के घमासान से बीजेपी को मौका मिल गया है पलटवार का, और इसी मुद्दे पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, आज फिर से कांग्रेस के एक विधायक कह रहे हैं कि कई विधायक कहते हैं कि उनके फोन टैप हो रहे हैं, जासूसी हो रही है। कांग्रेस बताए कि ये विधायक कौन है। सोजा बेटा गब्बर आ जाएगा की तर्ज पर कांग्रेस अपने ही विधायकों को डरा रही है। कांग्रेस बताए गब्बर कब आएगा। फोन टैपिंग होती है तो मुझे लगता है कि एक अघोषित किस्म का आपातकाल प्रदेश में लगा दिखता है कि हर तरफ सेंसरशिप दिखती है, शंका दिखती है। बजाय प्रबंधन के ये सरकार जासूसी और फोन टैपिंग जैसी बात करती है। तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा ये है कि ये वो विधायक कौन है। सरकार को चाहिए कि उनको उजागर करे, और किसी भी लोकतांत्रिक प्रदेश में यदि इस तरीके की कवायद होती है तो उसके दोषी सीधे सीधे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होते हैं। उनको आज नहीं तो कल जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। भवानी सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। भवानी, राजस्थान कांग्रेस के विधायक अपनी सरकार के खिलाफ इस तरह का फोन टैपिंग का अगर आरोप लगा रहे हैं तो क्या जवाब सरकार की ओर से? देखिए, सरकार के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये हो गई कि ये आरोप पहले बीजेपी लगा रही थी, अब अगर यही आरोप उनकी पार्टी के विधायक लगा रहे हैं, भले ही वो सचिन पायलट खेमे के विधायक हो, लेकिन कांग्रेस विधायक हैं, तो जाहिर तौर पर ये सरकार के सामने मुश्किल होती है। और अब बीजेपी को ये बड़ा मौका मिल गया है दबाव बनाने का, और बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है, उसको वो कह रही है कि इससे ये पुख्ता हो रहा है कि सरकार टैपिंग करवा रही है। तो अब ये पूरा मसला है जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद से जुड़ा हुआ, ये प्रेशर अशोक गहलोत पर लगातार बढ़ता जा रहा है कि इस मुद्दे का समाधान करें। 10 महीने से अटका कर बैठे थे अशोक गहलोत, ये चाहते थे कि पूरा मसला जैसे तैसे हैं अभी लटका रहे, वो नहीं चाहते थे इसका सॉल्व करना, इसलिए कि उनको लगता है कि जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार पे जाते हैं, जैसे ही पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पे जाते हैं, उसी वक्त मुश्किलें बगावत की होती है। सवाल बगावत अशोक गहलोत कैंप से नहीं, सचिन पायलट कैंप से नहीं, अशोक गहलोत कैंप से बड़ा खतरा है, क्योंकि उन विधायकों को जिनको इन्होंने भरोसा दिलाया कि आपको मंत्री बनाएंगे, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे बीएसपी से शामिल किया गया, क्योंकि उस टाइम सरकार बचाने के लिए जो वादे किए थे, जो जोड़ तोड़ की थी, अब वो मुश्किल है। अब मंत्रिमंडल विस्तार कल कर दिया जाए, सचिन पायलट कोटे से अगर 3 या 4 मंत्री जो भी ले लिए जाए, तो भी अगर 2-3 मंत्री से ज्यादा अशोक गहलोत अपने बना नहीं पाते हैं, और नहीं बनवाएंगे तो जाहिर तौर पर उनके सामने मुश्किल आएगी कि बीएसपी के जो 6 विधायक हैं उनका क्या होगा, क्या वो अपना बिल्कुल वापस सरकार के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, उन निर्दलीयों का क्या होगा जिनके समर्थन पर सरकार टिकी हुई है। कई सारे दिक्कतें अशोक गहलोत के सामने है, और उनको लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार करना, सचिन पायलट को संतुष्ट करना, सरकार की को अस्थिर करना जैसा उनको लगता है कि उनकी सरकार भी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वो बच रहे हैं। जी
कांग्रेस के विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ फोन टैपिंग का आरोप लगाया। बीजेपी को मौका मिला, कटघरे में गहलोत सरकार को खड़ा किया गया। तो फोन टैपिंग के मुद्दे पर बीजेपी के इस बयान के आने के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान सामने आया है। संगठन में हम सब लोग मिलकर के आला कमान तय करता है, जिसको जो जिम्मेदारी देता है वो जिम्मेदारी लेता है। कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नाराज नहीं है। सब मिलकर के अच्छा शासन देंगे, अच्छा सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में काम करेंगे, राजस्थान में लोगों की सेवा करेंगे और पुनः चुनाव जीत करके आएंगे। राजस्थान कांग्रेस में जारी हलचल पर बीजेपी के दूसरे नेताओं का भी बयान अब सामने आया है। कोरोना का नाम लेकर के राजस्थान की सीमा को सील करने का काम किया, बार बार अपनी बाड़ेबंदी करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहा कि ये लाचारा है, बेकार है, अनाड़ी है, सब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। और अब एक बार फिर जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से सोचता है, मैं कहता हूँ बिलो द बेल्ट वार करने की बात होती है। तो अब तक तो हम कहते थे, अब उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। कांग्रेस के उनकी स्वयं की पार्टी के विधायक करें कि हमारे टेलीफोन्स को टेप किया जा रहा है और हमारे ऊपर सरकार के द्वारा नज़र की जा रही है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र। मैं ये कह सकता हूँ कि ये सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, अपने स्वयं के अंतर्वादों को घर जल्दी गिरेगी। नीरज, विपक्ष यानी कि बीजेपी तो राजस्थान सरकार पर आरोप लगा ही रहा है, लेकिन भीतर जो घमासान चल रहा है उसे हल करने के लिए कौन लगा हुआ है? क्या हाईकमान इस पर हल सुझा भी रहा है? बिल्कुल, देखिए इस पूरी गहमा गहमी और पूरे जो चल रहा है कांग्रेस के भीतर इस पूरे मसले को सुलझाने में, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होगी और सबसे अधिक प्रभाव जिसका होगा वो अशोक गहलोत का होगा, क्योंकि सरकार वो चला रहे, मुख्यमंत्री वो हैं और वही तय करेंगे कि किन किन को मंत्री बनाना चाहिए। लेकिन इसमें केंद्रीय आला कमान यानी पार्टी आला कमान और एआईसीसी का भी हस्तक्षेप होगा। अजय माकन अपनी बात रखेंगे, जो सचिन पायलट की मांग है उसको भी रखा जाएगा। तो लेकिन भूमिका सबसे अधिक अशोक गहलोत की है और ये देखना होगा कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो क्या सचिन पायलट जो मांग अपनी रखे हैं कि संख्या बल में 9 में से 6 से 7 होना चाहिए, तो कितना मंत्री पद उनके लोगों को मिलता है। अशोक गहलोत कितने अपने लोगों को जो कि निर्दलीय हैं या बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं या कांग्रेस पार्टी के अंदर 6 से 7 बार से चुनाव जीतते रहे हैं, उनको कैसे अकोमोडेट करते हैं। तो पार्टी आला कमान की नज़र में है, लेकिन जितना जल्दी इस मसले का समाधान होगा, 10 महीने से तो नहीं हो पाया है, क्योंकि सचिन पायलट बार बार ये कहते रहे। हालांकि पार्टी संगठन को लेकर जो मांगे थी, जो राज्य संगठन की बात करें, उसमें सचिन पायलट के लोगों को जगह दी गई है और जो जानकारी एआईसीसी से हमें मिली उसके मुताबिक सचिन पायलट के उन मांगों को पूरा किया गया है जो संगठन से जुड़ी हुई है। लेकिन सरकार में जो वो अपना हक चाहते हैं, अपने लोगों का हक चाहते हैं, वो कितना पूरा हो पाता है ये देखना होगा। जब यानी गतिरोध अब भी बरकरार है और उसे हल करने की कोशिश भी लगातार जारी है। एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, जहां डीजल से भरा एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया और इसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। डीजल होने की वजह से आग तेजी से भड़की और उसने थोड़ी देर में पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। टैंकर से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैलता हुआ आसमान छूता दिखाई दिया। सूचना मिलने के बाद फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। टैंकर पर हर तरफ से पानी की बौछार की गई, लेकिन तेल की वजह से आग बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। इस बीच वहां लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बाहर निकले तो पूरा धुआं धुआं करके पूरा आग लगा हुआ था। 2 गाड़ी आपस में टकरा गई थी। उसमें तो एक आदमी को पहले निकाला गया, उसको बाहर में रखा गया, वो थोड़ा जिंदा था। पुलिस निकाल करके बाहर जब रखी, उसी समय फिर ब्लास्ट हुआ तो पुलिस भी गाड़ी छोड़कर साइड हो गई, क्योंकि आग पूरा लगी हुई थी। इसके बाद में फिर उसको घींच करके किसी तरह से हॉस्पिटल भेजा गया। आसनसोल की ये तस्वीरें हैं, जहां डीजल से भरे टैंकर में भीषण आग लगी हादसे के बाद और देखते ही देखते इस आग ने पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगातार आग बुझाने की कोशिश की गई। आशिका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशिका, क्या ताजा अपडेट है इस हादसे के बारे में?
देखिए, फिलहाल तो पुलिस जो है छानबीन कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्यों और कैसे ये घटना हुई। हालांकि प्राथमिक तौर पर जो बताया जा रहा है कि कल्ला मोड़ के पास ये घटना हुई है, जब ट्रक चालक वहां से तेज गति से ट्रक को ले जा रहा था। दो मछुआरे रास्ते में आए जिनको बचाने के लिए गाड़ी को मोड़ा है और दूसरे लेन में गाड़ी जाकर के तेज रफ्तार गति से इस टैंकर से टकरा गई है। मिनटों के भीतर जो है तेज आवाज हुई और मिनटों के भीतर दोनों ही गाड़ियां जल गई और 3 लोगों की मौत हादसे में हुई है। प्रशांत, 3 लोगों की इसमें मौत और अब आगे की तफ्तीश जारी। एक बड़ी खबर इस वक्त की, दिग्विजय सिंह के आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान पर अब मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। विष्णु दत्त शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख करके दिग्विजय सिंह के खिलाफ एनआईए जांच करने की मांग की है। कल दिग्विजय सिंह का एक क्लब हाउस चैट का ऑडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 पर अपना बयान दिया था। दिग्विजय सिंह का ये ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद विपक्ष ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। हालांकि कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने और पार्टी ने दिग्विजय सिंह के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया और उनका निजी विचार इसे करार दिया है। नीरज हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, अब कांग्रेस का क्या स्टैंड? प्रशांत, दिग्विजय सिंह के बयान पे कांग्रेस का वही स्टैंड है जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव का है, जिसमें सरकार के धारा 370 हटाने के फैसले की आलोचना की गई थी, गलत बताया गया था, लेकिन रीस्टोर किया जाएगा धारा 370 को, इस बारे में कोई भी बात उस प्रस्ताव में नहीं कही गई थी। और उसके बाद तो गुलाम नबी आज़ाद ने भी साफ कहा है कि अब जम्मू कश्मीर में आगे देखने की बात है, न कि पीछे की, यानी धारा 370 को हटाने का कोई मसला नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान ये नहीं कहता कि धारा 370 को रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन दिग्विजय सिंहों के बयान या इससे पहले आपको याद होगा कि पी चिदम्बरम का बयान था, उससे कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी होती है, पार्टी मुश्किलों में घिरती है और उसे अपने नेताओं के बयान का बचाव करना मुश्किल होता है। लेकिन कल कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पे नसीहत दी है तमाम वरिष्ठ नेताओं को कि पार्टी का जो पक्ष है उसी को रखे, धारा 370 पे पुनर्विचार किया जाएगा या उसकी वापसी की जाएगी, इस बारे में कांग्रेस का पक्ष नहीं है, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव के मुताबिक है। लेकिन अब जो गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी गई है उसमें एनआईए जांच की मांग की गई है, किस बिना पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये मांग की है और इस पूरे मसले को राजनीतिक तौर पे भी तूल देने की कोशिश है और गृह मंत्रालय और गृह मंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है। तो इस तरह के बयान कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्त दिखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। धारा 370 के मसले को कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार धारा 370 हटाने के भारत सरकार के फैसले के खिलाफ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी बात को मजबूती से रखता है, जिसको बार बार भारत नकारता रहा है और पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करने की नसीहत देता रहा है। लेकिन इस तरह के बयान जब आते हैं दिग्विजय सिंह या दूसरे नेताओं की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमला बोलने का मौका मिलता है। और ऐसा ही नीरज हुआ भी है। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस को लेकर नीयत कैसी थी वो भी सामने आई है। और इतने वर्षों तक जो कश्मीर में हज़ारों लोगों की जानें गई, सुरक्षा बल हो, कश्मीर के नागरिक हो, भारत के अन्य नागरिक भी हों, ये कांग्रेस की उन नीतियों के कारण हुए जिसने कश्मीर और बाकी देश के बीच में खाई बनाकर रखने का प्रयास किया। मोदी सरकार ने आकर अनुच्छेद 370-35 से मुक्ति दिलाई थी। कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं थी वो भी कम हुई। केंद्रीय मंत्री ने जब पलटवार किया तो दिग्विजय सिंह के धारा 370 पर आए बयान के बाद कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी अपनी सफाई दी। 370 के हटाने का जो फैसला लिया था और जिस ढंग से जो प्रक्रिया अपनाई थी उसका विरोध कांग्रेस ने पार्लियामेंट में भी किया, बाहर भी किया था। और दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है वो यही है, उन्होंने विड्रॉ करने की बात नहीं कही,
उन्होंने कहा है कि इस पर पुनः विचार किया जाएगा। तो हमारा कांग्रेस का जो स्टैंड है, जो 2019 में था, वो आज भी है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से सीधे हमसे जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। अब मनोज, लेकिन पत्र लिख दिया गया गृह मंत्री को एनआईए जांच की मांग, लेकिन किस आशंका के मद्देनजर? अभी तक सवाल यह था कि इस मुद्दे पर जैसे ही दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस की चैट में ये बात कही, तो उसके बाद पहले तो राजनीति हुई, तो उस समय तक तो बात समझ में आती है। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो कि सांसद भी हैं, और अगर उन्होंने ये पत्र लिखा है वो भी केंद्रीय गृह मंत्री को, और पत्र में वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के पुराने बयानों का उल्लेख है, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एनआईए या किसी दूसरी तरह की जो कॉम्पिटेंट जो ऐसी कोई संस्था है उससे जांच होनी चाहिए। तो बड़ा सवाल ये है कि अब बीजेपी की तरफ से अगर ये गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है, केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा गया है, तो क्या इस बयान को जिससे कहें कि इसका संज्ञान लेकर क्या आगे जांच होगी? क्या वाकई दिग्विजय सिंह के खिलाफ एनआईए आगे चल के कोई मामला दर्ज करेगी? क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं वीडी शर्मा। और ये सबसे अहम बात है कि गृह मंत्री को अब पत्र लिख करके इस पर सफाई भी मांग ली गई है। लेकिन अब सबसे खास बात यह कि कांग्रेस के नेता अपना अपना पक्ष भी रख रहे हैं, और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भी दिग्विजय सिंह के बयानों को निजी बयान बताया है। कि एक बयान को भारतीय जनता पार्टी में एक गैंग है जो बात को तोड़ मरोड़ के किसी को यहाँ से उठाया, किसी को यहाँ से उठाया करके कोई बहुत बड़ा हमने काम कर लिया है, ऐसी बात करके चिल्ला चिल्ला के टीवी की चैनलों पे बोलते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर हमारा अहम हिस्सा है। पाकिस्तान तो पहले भी आज़ादी के वक्त चाहता था। वो हमारे नेता उस वक्त के थे कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर को हमारा हिस्सा बना के रखा, और 370 पे अगर किसी का कोई ओपिनियन जरूर हो सकता है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी उन्हें घेरने की कोशिश की। कभी भी न 370 लौटेगा न कांग्रेस लौटेगी। 370 का लौटना असंभव है, नामुमकिन है, और कांग्रेस का भी सत्ता में लौटना असंभव और नामुमकिन है। इसलिए कांग्रेसी कुछ भी वादा कर ले। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लोग? ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल से कैसा प्यार हो गया है। हिंदुस्तान में अलग भाषा और पाकिस्तानियों से जबान में सिंपैथी चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों का। 370 पर दिग्विजय सिंह के बयान के बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी उन पर निशाना साधा। कई बार बहुत तकलीफ होती है। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। संदेह ये होता है कि ये राजनीति नहीं है, ये षड्यंत्र है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी कही हुई किसी बात से हमारे दुश्मन देश को अगर फायदा होता है, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। कारण दिग्विजय सिंह जी बताएंगे, उनकी पार्टी के लोग बताएंगे। धारा 370 का जहाँ तक सवाल है, धारा 370 घटना इस देश के लिए शुभ संकेत है। नीरज, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि ये सिर्फ बयान एक व्यक्ति का नहीं बल्कि ये पूरा षड्यंत्र है। कांग्रेस इस पर स्थिति साफ कर पाई है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति साफ है, लेकिन नेताओं की स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने बताया प्रशांत की कल भी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो प्रस्ताव है वही धारा 370 पे कांग्रेस का प्रस्ताव है, और तमाम वरिष्ठ नेताओं को नसीहत भी दी गई कि उस लाइन का पालन किया जाए, चाहे कोई भी नेता हो। लेकिन इस तरह के बयान जब आते हैं तो पार्टी की किरकिरी ज़रूर होती है ऐसे बयानों से, और विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता है कांग्रेस पर निशाना साधने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 को निरस्त किया था और इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे केंद्र सरकार देखती है। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता की तरफ से बयान आता है तो बीजेपी को हमला करने का मौका तो मिल ही जाता है, लेकिन कांग्रेस की किरकिरी भी अंदर से ज़रूर होती है। लेकिन कांग्रेस सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन नुकसान हो जाता है। जी मनोज, लेकिन अब मध्य प्रदेश कांग्रेस क्या अपनी स्थिति रख रही है दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद? दिग्विजय सिंह, जैसा कि अभी जो सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो रेजोल्यूशन है धारा 370 पर, वही कांग्रेस का स्टैंड है। और नसीहत की बात भी हो रही कि
एक तरह से तमाम नेताओं को नसीहत की। तो मध्य प्रदेश में अगर दिग्विजय सिंह बयान देते हैं तो दिग्विजय सिंह के बयान पर अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कुछ बोले तो उसका कोई मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश में की राजनीति में कुछ होगा कि कमलनाथ कहें कि वो इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, या दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वही कांग्रेस का एक ऑफिशियल स्टैंड है। तो इस तरह से कोई बड़ा नेता तो इस मुद्दे पर सामने नहीं आया। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने ये बयान दिग्विजय सिंह के बयान के बाद तुरंत जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं उनके जो बयान को बीजेपी के नेता तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह एक भी बार ये बात नहीं कह रहे हैं कि धारा 370 की बहाली होगी। दरअसल बीजेपी की जो है वो मुख्य मुद्दा जो है, अहम मुद्दे जो आज की तारीख में है वो है कोरोना के कारण होने वाली परेशानी। और बीजेपी के नेता, ये कांग्रेस का आरोप है मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के, बीजेपी के नेता इन तकलीफों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तमाम इस 370 के मुद्दे को फरावा दे रहे हैं। लेकिन इस सियासी ताने बाने के बीच कांग्रेस के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार चला रही शिवसेना को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। दिग्विजय सिंह हर बार कुछ ना कुछ ऐसे बयान देके पब्लिसिटी करना चाहते हैं, लेकिन पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार तो आने की कोई चांसेस है ही नहीं, तो ये सब उनके सपनों में रहेगा। और 370 कलम जो रद्द किया हुआ है उसको शिवसेना ने पहले से ही सपोर्ट किया हुआ है, और शिवसेना की वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख जी के पहले से ही ये मांग थी। तो ऐसे बयान देके सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दिग्विजय सिंह ये सब करते हैं। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद आर्टिकल 370 को हटाने पर फिर से विचार करने का दिग्विजय सिंह का बयान भड़काने वाला है और देश विरोधी है। उनका बयान देश विरोधी ताकतों और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।